नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में भी हमने जो है प्राचीन भारत का इतिहास है, एशियंट हिस्ट्री है जो हमारी कंप्लीट हो गई है। आज से हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत का इतिहास अरब आक्रमण से शुरू होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे अरब आक्रमण। अरब जो आक्रमण से हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। अब देखते हैं अरब आक्रमण में, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो मुस्लिम आक्रांता है वो कौन हुए? अरब हुए। तो पहले मुस्लिम आक्रांता में कौन हुए? अरब। और अरबों का जो शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया? तो सर्वप्रथम 712 ईस्वी में। तो कब किया ये पूछा जाए तो 712 ईस्वी याद रखना। किसने किया, कौन शासक था? तो मोहम्मद बिन कासिम हो गया। अब आता है किया तो कहां पे किया इसने? तो यहां हम कह देंगे, कहां की जगह लिख देंगे, ये पंजाब के पास किया था। और ठट्टा जो यहाँ मतलब एरिया माना जाता है पंजाब का, और वहां पे किया था इन्होंने। और तो कहाँ कह सकते हैं हम? सिंध वाला जो, तो यहाँ कह सकते हैं हम कहाँ किया? तो सिंध ने किया। सिंध में जो मतलब आधा सिंध पाकिस्तान में, आधा भारत में, मतलब यानी पंजाब वाला भाग में उसने। और यहाँ का शासक किस समय, ऐसा शासक कौन था? तो शासक हम कह सकते हैं दाहिर था। दाहिर के समय जो है आक्रमण हुआ। अब आता है कि आक्रमण क्यों किया या क्यों इन्होंने जो, तो क्यों और क्यों में ये जो सारे सवाल मतलब जवाब छुपे हुए हैं। तो हमें पहले कह सकते हैं मध्यकालीन भारत का जो इतिहास शुरू किया हमने, इसमें अरब आक्रमण पढ़ रहे हैं। और अगर अरब आक्रमण है वो 712 ईस्वी में होते हैं। और इसका जो सबसे पहले अरब आक्रांता होता है वो मोहम्मद बिन कासिम होता है। या मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये जो भारत पे प्रथम जो अरब आक्रमण होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं पहले मुस्लिम आक्रांता यानी भारत पे, यानी कि अरब पहले जो मुस्लिम आक्रांता है वो एक तरीके से कौन हो गए? मोहम्मद बिन कासिम हो गए। ये जो सिंध वाला भाग है वहां पे इसने जो आक्रमण किया। और वहाँ उस समय का शासक था जो दाहिर था। और क्या क्यों किया गया है वो हम कारण देखते हैं इसमें आगे। तो इसका कारण प्रमुख एक ही है, क्यों का। तो कारण देखते हैं हम। तो श्रीलंका के शासक ने श्रीलंका ने अपने कुछ जहाजी बेड़े या सामान कुछ हैं जो जहाजों में भर के वो भेजा था कहाँ, मतलब यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के पास। या हम कह सकते हैं कि अरब जो राजाओं के पास, शासकों के पास, ईरान में वो भेजता था, अरब में भेजना चाहता था। लेकिन उसने देखा कि उसके जो जहाजी बेड़े थे वो सिंध में, यानी कि राहुल थट्टा में क्या किया, इसको एक तरीके से लूट लिए गए लौटेरों द्वारा। तो जो ईरान के गवर्नर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अरब आक्रांता यानी कि दाहिर के जो एक तरीके से खलीफा वालिद थे, उन्होंने जो आदेश दिया दाहिर को कि आप हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के जो खलीफा, उन्होंने कि आप हैं जो युद्ध कीजिए। दाहिर को मतलब आदेश दे दीजिए कि ये जो एक तरीके से जहाज जो लूटे गए लुटेरों ने, उसको पकड़ो, उसको जो है उनके साथ युद्ध करो या उनके साथ आक्रमण करो, पकड़ो, उसको ढूंढो। लेकिन दाहिर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये हम कह सकते हैं श्रीलंका के शासक ने क्या, जहाजी बेड़े भेजे या सामान भेजा, बेड़े है सामान भेजा कहाँ पे? अरब में। और कहाँ लूट लिया गया? सिंध में। और सिंध में भी जैसे पर्टिकुलर हम इलाके की बात करते हैं तो ये रावल थट्टा करके जो इलाका पड़ता है वहां पे इन्होंने लूट लिया, देवल थट्टा।
तो यहाँ जो है लुटेरों ने वो जहाज में जो सामान था उसको लूट लिया। तो अब इसको जो वापस ढूंढने के लिए ईरान का गवर्नर, और ईरान का जो गवर्नर होता है वो होता है अल हजाज। और खलीफा वालिद। तो ये जो आदेश देते हैं किसको, यहां हम लिख सकते हैं दाहिर को। ये दोनों आदेश देते हैं कि आप जो लुटेरों को पकड़िए, या हम लिख देते हैं इन लुटेरों को पकड़िए। लेकिन दाहिर ने कोई ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने काम से काम मतलब रख रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जो है ये दोनों नाराज हो गए। इसलिए खलीफा वालिद ने या फिर गवर्नर दोनों ने, अल हजाज ने जो आदेश दे दिया किसको, कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को, कि आप हैं जो दाहिर से युद्ध कीजिए। किससे, दाहिर से युद्ध कीजिए। तो इस प्रकार जो ये कारण बन गया। इसलिए जो है मोहम्मद आक्रांत, या हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत आना पड़ा, या अरब आक्रमण हुए भारत में, उनका कारण यह था। तो इस प्रकार आक्रमण हुआ। अब यह एक युद्ध होता है, उस युद्ध का उल्लेख हम कुछ देख लेते हैं इस प्रकार। तो ये तो युद्ध के कारण हो गए। अब सेना आएगी तो युद्ध तो होगा, लड़ाइयाँ, मतलब यानी कि युद्ध ही एक तरीके से कह सकते हैं हम उसको। तो यहाँ होता है युद्ध, और इस युद्ध का नाम होता है रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, रावर का युद्ध। और रावर के युद्ध में कौन कौन होते हैं, एक तरफ तो हम कह सकते हैं कासिम यानी मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और वही 712 ईस्वी में, कब कहाँ, तो कह सकते हैं हम 712 ईस्वी में, क्योंकि आता है युद्ध करने के लिए आता है, तो 712 ईस्वी में जो युद्ध होता है। और इसमें जो है दाहिर मारा जाता है। दाहिर है जो मारा जाता है। लेकिन दाहिर की दो पत्नियां होती हैं, ये हम लिख सकते हैं दाहिर और दोनों पत्नियां रानी देवी और लाडो देवी। अब दाहिर मर जाता है, फिर जो रानी देवी है ये अपने सतीव्रता का पालन करने के लिए, यानी कि ये कासिम से लड़ती है, कासिम की सेना से लड़ती है, साहस दिखाती है और लड़ती है। और अंत में जो अपने जो सतीव्रता का जो धर्म का है वो पालन करती है, सतीव्रता धर्म का पालन, यानी कि अपने पति के साथ वो एक तरीके से अग्नि में अपने आप को वर्ण कर देती है। तो ये हम कह सकते हैं कि उसने, अब यहाँ तो रानी देवी सती हो गई, और फिर इसके बाद जो कासिम है, दाहिर की दो पुत्रियां होती है, तो उनको जो है वो कुछ समय अपने पास रखता है, और फिर ये जो वो खलीफा वालिद की सेवा में भेज देता है। और यहाँ जो एक थोड़ी बहुत नई कहानी होती है वो देख लेते हैं हम। तो इस प्रकार देखिए, अब जैसे मध्य ये सतीव्रता का जब यहाँ उल्लेख मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जबकि प्राचीन उल्लेख मिलता है गुप्त काल में, क्योंकि भानुगुप्त के अरण अभिलेख में हम देखते हैं कि वहाँ एक उसमें हम ये पाते हैं कि जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो वहाँ सती प्रथा का उल्लेख मिलता है प्राचीन भारत में। लेकिन मध्यकालीन भारत में जो प्रथम सती प्रथा का उल्लेख यहाँ मिलता है। अगर क्वेश्चन आए तो हम बता सकते हैं कि दाहिर की जो पत्नी थी उसने है जो अपने सती, मतलब वो युद्ध में लड़ी, लेकिन अंततः उसने क्या किया, अपने जो सतीव्रता का जो धर्म था उसका पालन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में प्रथम जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वो अरब आक्रांता के समय मिलता है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और ये अरबों के आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है, सचनामा में, सचनामा।
तो हम इसमें कह सकते हैं अरब आक्रमण का उल्लेख। तो अरब आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? शस्त्रनामा में। अब हम आगे देखते हैं। तो रावण के युद्ध में दाहिर हार जाता है, दाहिर की मृत्यु हो जाती है और जो है कासिम ये युद्ध जीत लेता है। और फिर ये दाहिर की 2 पुत्रियां होती हैं और उन पुत्रियों को जो बंदी बना लेता है कासिम। तो दाहिर की पुत्रियां हैं, एक तो सूर्या देवी और दूसरी पारमल देवी, और यह दाहिर की पुत्रियां। तो दाहिर की पुत्रियां सूर्य देवी, पारमल देवी। अब कासिम सोचता है कि उसको जो है ये एक तरीके से नजराने के रूप में जो है खलीफा को भेज देते हैं, खलीफा वलीद। तो ये दोनों पुत्रियों को वापस भेज देता है, लेकिन कुछ समय अपने पास रखता है और बाद में भेज देता है। लेकिन ये जो दाहिर की दोनों पुत्रियां हैं ये वहां जाके अपनी, वो कहते हैं ना, एक षड्यंत्र रच देती है, एक झूठी कहानी रच देती है कि वो खलीफा को कहती है कि आपके पास हमें भेज दिया गया है, लेकिन कुछ समय दाहिर ने अपने पास रखा था और आपको नजराने के रूप में शायद भेजा, लेकिन अब हम पवित्र नहीं रहे, हम अपवित्र हो गए। तो इन्होंने क्या है, झूठ बोला और सोचा अपनी जान बच जाएगी, और इसलिए जो है खलीफा ने आदेश दिया और कासिम को मरवा दिया, कासिम की हत्या करवा दी या कासिम को मरवा दिया। और खलीफा को गुस्सा आ गया कि भाई मेरे पास तो पवित्र चीज भेजनी थी और इसने जो है खुद अपवित्र कर दी, ऐसा इन्होंने बोल दिया, षड्यंत्र रच दिया और कासिम की हत्या करवा दी। और बाद में पता चला किसको, खलीफा को, कि ये तो दोनों झूठ बोल रही थी। कौन? सूर्या देवी और पारमल देवी। तो इन दोनों को क्या किया, दीवार में जिंदा सुनवा दिया। तो इन दोनों की जो है मतलब एक तरीके से हत्या हो गई, क्योंकि प्यार उसमें जिंदा सुना दिया। लेकिन भारतीय नारी हम कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र रच गई यहाँ, मतलब जैसे उसने हाँ ठीक है रख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ गलत किया होगा, लेकिन वो अपनी जगह सही था। लेकिन कासिम ये सोचता था कि उसको और सम्मान मिलेगा और जो है मतलब यानी कि जो ये अभी एक सेनापति के रूप में युद्ध लड़ रहा था ज्यादा से ज्यादा, तो हो सकता है कि उसको जो थोड़ा और बड़ा पद मिल जाए। लेकिन ये इन्होंने षड्यंत्र रच के जो कासिम को मरवा दिया और हत्या करवा दी। फिर इनके भी है जो मतलब दीवार में जिंदा सुलवा दिया गया, इनको भी, इनके भी एक तरीके से हत्या कर दी। फिर हम देखते हैं कि इसमें फिर 713 ईस्वी में और अरबों का हौसला एक तरीके से बुलंद हो जाता है और कहीं कहीं उनको जोश मिल जाता है। और जैसे 713 ईस्वी में, यानी 712 ईस्वी में तो जो है कासिम दाहिर को मार के चला जाता है और उनको वहां पहुंचाता करता है। 713 में कासिम वापस आता है, मतलब हत्या बाद में होती है कासिम की, और ये पंजाब के पास वाला भाग है उसको और लूट लेता है। और इस इलाके का नाम जैसे मुल्तान को तो 712 ईस्वी में कासिम वापस आता है भारत में, क्योंकि 712 में तो वो भारत को मतलब यानी कि दाहिर को हराता है, और 713 ईस्वी में वो पंजाब पे एक तरीके से मुल्तान पे आक्रमण करता है और मुल्तान को धन दौलत है वो लूट लेता है। और मुल्तान का नाम है जो रख देता है सोननगर या सोननगर, क्योंकि सोना बहुत मिलता है उसको, सोना नगर या सोननगर है जो इसका नाम रख देता है। अब हम इसमें कुछ चीजें जैसे याद रख सकते हैं फैक्ट के रूप में कि 712 ईस्वी में जब कासिम ने आक्रमण किया तो उसने क्या है, जजिया कर लगाया था। जजिया और ज़कात, यानी कि जजिया होता है वो यानी गैर मुस्लिम और हिंदुओं पर लगने वाला टैक्स होता है, तो हम ये कह सकते हैं गैर मुस्लिम, तो यानी कि मुस्लिम के अलावा सब पे लगता है, ठीक है, हिंदू जैन बौद्ध कुछ भी हो। और एक दूसरा होता है उसको हम यहाँ देख लेते हैं ज़कात, तो ये मुस्लिम पर लगने वाला कर था। तो ज़कात और जजिया के बारे में आए तो ये कह सकते हैं कि भारत में प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला कौन था, यानी कि प्राचीन भारत में किसी ने लगाया नहीं था, सीधा आया मध्यकाल में, और मध्यकाल में भारत में लगाया था एक तरीके से कासिम ने, तो है इसने जो जजिया कर लगवा दिया था।
और इसने जो 713 ईस्वी में जो पंजाब मुल्तान में आक्रमण किया या धन दौलत वगैरह लूट के ले गया और सोननगर इसका सोनानगर नाम रख दिया गया और जजिया कर जो है 712 ईस्वी में इसको शुरू कर दिया। तो अरबों ने सबसे पहले भारत में एक तरीके से जो जजिया कर की शुरुआत की थी। अब देख लेते हैं भारत में अरबों की देन क्या है। कुछ तो अरब लूट लाट के गए, युद्ध भी किया, सब कुछ किया है, कुछ देके भी तो गए, उसको भी देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं भारत में अरबों की देन, भारत में अरबों की देन क्या क्या देके गए। पहला ऊंट, ऊंट का पालन या फिर ऊंट से संबंधित हम कह सकते हैं। तो ऊंट का पालन एक तरीके से ऊंट पालन कह सकते हैं हम, ये अरबों की देन है भारत में। दूसरी है खजूर की खेती, और रोहतांग में हम देखते हैं अगर हम राजस्थान के जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर वाला एरिया है, खास करके बीकानेर और जैसलमेर वाला एरिया, उसमें जो है इजराइल के साथ साथ सहायता से और अरब मतलब सऊदी अरब की सहायता से जो है हमारे मतलब खजूर की खेती की जाती है वहां पे। तो हम कह सकते हैं कि अरबों में यानी कि अरबों ने जो है एक ऊंट पालन, दूसरा खजूर की खेती आदि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये दिए देन हो गई। तीसरी इनमें साहित्यिक रूप से एक माना जाए तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की जो इसका जो है अनुवाद करा है अरबी भाषा में कालिदास दमना के रूप में, और कालिदास वदीमना कालिला है, कालिला वदीमना के रूप में जो पंचतंत्र का अरबी भाषा में अरबी में अनुवाद देने का मतलब ये है कि कुछ ये लेके गए, तो ये भी एक तरीके से देन हो गई कि मतलब इन्हें भारत के जो साहित्य का है या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो विकास हो रहा है, बाहर जा रहा है तो लोगों को पढ़ेंगे, मतलब इनको अनुवाद करने के बाद भी वो पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भारत की तो मतलब हम कह सकते हैं संस्कृति का वो सॉफ्ट पावर का कहीं ना कहीं विकास हुआ है, मृदुल शक्ति में जैसे कहते हैं, जैसे योग कहा जाता है, योग भारत की क्या एक तरीके से सॉफ्ट पावर है। यानी कि आज इंटरनेशनल लेवल पे भले हमारा प्राचीन काल में योग था, वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद योगा बन गया, लेकिन एक तरीके से भारतीय संस्कृति की देन है, भारत की देन है, तो उसे हम कह सकते हैं कि भारत की एक तरीके से वो सॉफ्ट पावर है, मृदुल शक्ति है। इसी प्रकार जो पंचतंत्र का अनुवाद हुआ अरबी भाषा में, वहां के लोग पढ़ेंगे, भारत के बारे में जानेंगे, तो ये अपने आप में एक भारत के लिए हम कह सकते हैं देन ही है। और फिर हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो अरबों की मुख्यतः भारत को देन रही है, या मतलब कोई भी आक्रांता है तो उन्होंने युद्ध किया है, तो या शायद लूट लाट के भी लेके गए, तो वो कुछ दे के भी गए एक तरीके से, या हम कह सकते हैं उनसे हमने भारत ने कुछ ग्रहण किया है, सीखा है। तो इस प्रकार हमने ये कुछ चीजें सीखी अरबों से, और इस प्रकार हमने जो आज अरब आक्रमण पढ़े, मोहम्मद कासिम को देखा। अब काल तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे, शुभ कमिनर हो या, और उसके बाद हम देख सकते हैं मोहम्मद गोरी है और मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गोरी, इन सभी तुर्क आक्रमणों को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज अरब आक्रमणों को मध्यकालीन भारत की शुरुआत में का पहला टॉपिक, तो जरूर आपने इसमें कुछ समझा होगा, सीखा होगा और कुछ समझ में आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।